अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। अब जैसे कि मैं बार मैग्नेट के बारे में बात करूं तो बार मैग्नेट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मेरे को ये पता है कि हाँ उसमें आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। ठीक। वैसे मैंने कहा कि अगर मैं बार मैग्नेट के बारे में बात करूं तो आपने कहा कि ये बार मैग्नेट है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। जैसे कि हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है और आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो ये आपका क्या है, डायपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक। तो वैसे मैंने कहा कि अगर आपका ये बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो स्मॉल एम है ये आपको क्या बता रहा है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक। तो आपने कहा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो इसको आपने सिंपल क्या कहा, प्लस एम और माइनस एम, और इसको आपने नाम दे दिया पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर मैं बार मैग्नेट के बारे में बात करूं तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे आपके पोल स्ट्रेंथ है और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, प्लस एम से माइनस एम की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जब इस चीज के लिए जब हम लोग जैसे कि बात करें, जब आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज में अगर मैंने कहा कि दोनों के बीच के डिस्टेंस से बहुत स्मॉल है तो हम लोग वहां पे डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। वैसे इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपकी एल है, तो यहाँ पे भी मैं क्या डिफाइन करूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक। सिर्फ डाइपोल मोमेंट को याद कीजिए और यहाँ पे उसको सिर्फ कंपैरिजन करते जाइए, सभी चीजें एक साथ आपकी कोरिलेट होती चली जाएंगी। वहां पे जब हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते थे तो क्या लिखते थे, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, मतलब क्यू इंटू एल। तो वैसे यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस एम से प्लस एम की तरफ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब सर एक बार डायरेक्शन बता दो। माइनस से प्लस की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखिए अगर आपका क्या है, कोई करंट कैरिंग लूप है बार मैग्नेट के लिए, तो मेरे को पता है कि हाँ यहाँ पे आपका प्लस एम से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी, माइनस एम की तरफ जा रही होंगी। ठीक। ऐसे कुछ आपका मेरे को पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वहां पे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका कोई लूप है, ये मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस लूप के लिए मेरे को क्या डिफाइन करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए अगर मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हैं, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक। इस चीज में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो हम जिस डायरेक्शन में ना उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेंगे। याद कीजिए हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, आपका ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम के लिए एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट मूव करे उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो थंब का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मानेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए अपने वर्डिंग में, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। सर एरिया वेक्टर का एक बार फिर से बताना।
जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड कर्व कीजिए, जो थंब का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ध्यान में रखिए कि लूप के लिए डिफाइन किया जाता है। सिंपल, अगर एक वायर में करंट फ्लो करिए तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन नहीं करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ लूप। आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ है ए और ये लेंथ है आपकी बी। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। सर √2I into V। √2I A into B। यस सर, √2 है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आप लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मेरे को वेक्टर फॉर्म में चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। सर -IAB J कैप और -IAB K कैप। गलत। नहीं, एक मिनट, -IAB J कैप J कैप, ठीक है, और दूसरा? -IAB K कैप। ठीक। अब देखिए, अभी आपने क्या कहा कि जब मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो हम लोग किसके लिए डिफाइन करेंगे? लूप के लिए। ये आपका लूप है, ठीक। अब एक दूसरी चीज ये, जब यहाँ पे आपका लूप के लिए डिफाइन करेंगे तो एरिया वेक्टर है, वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस वाले लूप को ध्यान से देखूं तो ये ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मैं इधर लूंगा तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इस वाले लूप को लूंगा तो ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जा रहा होगा, है ना? तो हमेशा जब भी लूप को डिफाइन करें तो लूप हमेशा प्लेनर होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। लूप आपका हमेशा प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। अब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर वाले को एक लूप बना दिया। देखिए, ऊपर वाले एक लूप बन गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नीचे वाले को एक लूप बना दिया, मतलब कि बीच में मैंने वायर लगा दी। तो ये करंट इधर जा रही है और ये करंट इधर जा रही है, तो नेट करंट तो जीरो हो गया ना, जैसे पहले था वैसे वापस हो गया ओरिजिनल फिगर के इक्वल।
तो इस वाले लूप के लिए देखिए, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। यस सर। अंदर की तरफ कौन सा डायरेक्शन हो गया, माइनस जेड कैप, जेड डायरेक्शन, माइनस जेड एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले के लिए आपने लिखा मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m1। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया, एरिया क्या है लूप का, a इंटू बी, और इसका डायरेक्शन क्या है आपका, माइनस जेड एक्सिस, लेकिन माइनस के कैप। इस वाले के लिए मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m2। तो m2 क्या हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो थंब का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई ए बी जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू माइनस आई ए बी आई कैप प्लस ए कैप, सॉरी के कैप प्लस ए कैप। सर हमने ये माना ही तो है कि मतलब अगर जो जो करंट एरिया वेक्टर अंदर होगा तो वो नेगेटिव होगा। माना थोड़ी ना, मैंने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो हमेशा अगर जो इन्वर्ट थंब जाएगा तो फिर एरिया वेक्टर नेगेटिव होगा। अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस है, फिगर के हिसाब से के देखिए, कैप। माइनस के कैप। ठीक है सर। फिगर इससे तो बनाया मैंने, जैसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, तो ये फिगर अगर दिया हुआ है तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सी एक्सिस लिखी हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लिखा रहता है वाई एक्सिस, ये लिखा रहता है जेड एक्सिस, और ये लिखा रहता है एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिए। वो बस ऐसे छोटे छोटे चीजें ले लेते हैं जिसमें जल्दबाजी में गलती होती है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड हम लोग ये लेते हैं कि एक्स, ये वाई और ये जेड। और एक दो बार मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन, ये आपका दे दिया वाई, ये दे दिया जेड, और ये दे दिया एक्स। तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी चीजें, टर्म्स, और क्या। मान लीजिए एक लूप है, और इस लूप पे आपने चार्ज रखा हुआ, एक रिंग है, और इस पे चार्ज। अब इस रिंग को क्या करूं मैं, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये ना रिंग पे आपने चार्ज रखा हुआ है, मैं इस रिंग को रोटेट करूं, अगर इस रिंग को रोटेट करूंगा तो आप क्या कहेंगे, चार्ज रोटेट हो रहा है। चार्ज फिक्स्ड है इस रिंग के ऊपर, ठीक है, और रिंग को रोटेट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि चार्ज मूव कर रहा है। अगर ये वाला केस कहूँ, या कुछ ऐसा केस कहूँ, मैंने कहा कि रिंग है, अब इस रिंग में आपने क्या किया, करंट फ्लो करवा दिया। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो अगर मैं रिंग पे चार्ज रखूं और चार्ज फिक्स्ड है, और रिंग को ही रोटेट करूं, या रिंग पे मैं करंट को फ्लो करवाऊं, तो मैं सिर्फ चार्ज को देख रहा हूँ। सिर्फ इमेजिन कीजिएगा कि जो चार्ज है, पहले वाले केस में भी वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सेकेंड वाले केस में भी चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है, मैं सिर्फ चार्ज को देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं एक रिंग पे चार्जेस को फिक्स्ड कर दूं और रिंग को रोटेट करूं, इसको मैं सिंपल इसको कोरिलेट कर सकता हूँ कि एक रिंग है उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब ये आपका न्यूक्लियस है, एटम के बारे में बात करते हैं।
इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ चार्ज को अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, सिंपल एक करंट की तरह है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट को हम लोग क्या मानेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, Yes. ठीक। तो आपने कहा कि जो एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या थियरी में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट आई इफेक्टिव ये कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है करंट। चार्ज क्या है आपका, अभी मैं ई नहीं लिख रहा, सिंपल क्यू लिख रहा हूँ, ई को, ठीक है। और पर यूनिट टाइम मतलब टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन में इसको कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे आई इफेक्टिव कितना आ जाएगा, क्यू इंटू एफ, 1/T फ्रिक्वेंसी होती है। अगर करंट मूव कर रहा है तो आपको पता है कि करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसको एक इमेजिन कीजिए, एक रिंग है, ठीक है, और रिंग में आपका करंट फ्लो कर रहा है। अगर रिंग में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ठीक। तो आपने कहा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। तो इसके सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग एन के टर्म्स में निकालने हैं। एन के टर्म्स में का मतलब क्या हुआ, अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 2πr डिवाइडेड बाई वी। आर किसके प्रोपोर्शन होता है, ऑर्बिट्स होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो आर एन के प्रोपोर्शन या 1/n के प्रोपोर्शन, एन स्क्वायर के एटॉमिक N square. square. एन N स्क्वायर। square. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हम्म। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। स्पीड किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, 1/n। 1/n. अब बताइए टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी लिखा है आपने, 2πr डिवाइडेड बाई वी। करते जाइए, बताते जाइए। n Direct proportional to N. n क्यूब। एन क्यूब, N cube. ठीक है। ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड, n square. इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n square. अर्जुन कॉपी में करने की आदत डालिए, थोड़ा सा लिखिए, एक दो स्टेप, वैल्यू सब आपको पता है। So 1/n square. सही कीजिए कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, आर किसके प्रोपोर्शन है, आई किसके प्रोपोर्शन है। So magnetic field 1/n. Inversely proportional to N. 1/n की पावर 5, किसी का नहीं आया। आ गया सर। अरे सिंपल, सभी तो आपने निकाला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए, ये था ना। आई इफेक्टिव को आप क्या लिखेंगे, आई इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी, और नीचे आर, टी किसके प्रोपोर्शन है, एन क्यूब
और आर किसके प्रोपोर्शन है, एन स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एन की पावर 5 ना, लेकिन 1 सर डिवाइडेड बाई एन की पावर 5। सर जो Q होता है वो Ne होता है ना, तो जो Ne होता है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या? Q होता है वो Ne के बराबर ही तो होता है। Q अरे + एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। शुरुआत में मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके कारण सब चीजों को निकाल रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। सर N के डायरेक्ट Sir, inversely proportional to N. 1/n. सर डायरेक्ट टू N। आई इंटू ए। आई का मतलब क्यू अपॉन टाइम, और टाइम क्या है, एन क्यूब। और ए क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर होता है एन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब एन की पावर 4। एन की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन क्यूब, एन आएगा। एनर्जी हम्म। अरे ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट पूछा गया है, और इसको आपको याद कर लेना है। Sir, energy inversely proportional to N square. 1/n²। Inversely proportional to N square. ठीक है, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए, रट जाइए। डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है। अगला पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डाइपोल को रखते तो वहां पे आपका टॉर्क कितना होता था, पी क्रॉस ई। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, M cross B. एम क्रॉस पी। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना आता ही है, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, तो मतलब कि एम बी साइन थीटा। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, डॉट का मतलब आउटवर्ड। ये एक लूप है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई। इस लूप का मास मैंने एम मान लिया, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। आई करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
इस केस में अगर लूप ऐसे ही रखा हुआ है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 0। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है आपका? आउटवर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। टॉर्क 0 है ना। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये ऑसिलेट करेगा, मतलब कि एसएचएम करेगा। ठीक है, स्टेबल हम लोग कैसे पता लगाते हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पे आए तो इसका मतलब वो एसएचएम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है? पार्टिकल, यहाँ पे हम जो टॉर्क वगैरह के बारे में बात करें, इसका मतलब ये जो लूप है ये रोटेट हो सकता है। तो आपने क्या किया? सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये एक लूप था, इस लूप को आपने क्या किया? हल्का सा थीटा रोटेट कर दिया। ठीक है, ये लूप है जिसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया थीटा। अब थीटा रोटेट करूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये हो गया रिंग। आपने थीटा रोटेट, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम इधर की तरफ है, ये है एम, और बी इधर की तरफ है। तो एम क्रॉस बी करूंगा तो इस रिंग को ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा वापस मेन पोजीशन की तरफ। इमेजिन कर पा रहे हैं? सर Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। आपने इसको रोटेट कर दिया थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो आपने क्या लिखा? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा, लेकिन माइनस में क्यों? क्योंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। और आपने क्या कहा? थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा स्मॉल होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल माइनस एम बी इंटू थीटा। और ये किसके इक्वल होगा? आई इंटू अल्फा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एम बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। और यही क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। याद कीजिए को बेसिक तरीका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के साथ जो टर्म है वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ओमेगा पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई/ओमेगा। क्लियर है? यस सर। बस हमें कंपेयर करना है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबव द डायमीटर कितना होगा? सब भूल चुके हैं, जल्दी बताइए कितना होगा? क्या सर? डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr² M R square by 2. ठीक है ना, तो आई की जगह mr² by 2, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? आई इंटू ए, दैट मीन्स आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सब वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। Yes. टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आए तो बाई चांस तो कर सकते हैं हम लोग। सर वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत थे कि एक टाइम पीरियड अर्थ के 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थे वर्कशीट में। तो ठीक है, उसको करेंगे, असाइनमेंट डिस्कशन तो करना ही है। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे। सर एक वो हफ्ते असाइनमेंट जितने चैप्टर के बच्चे।
अब आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी आपने देखा, वैसे वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। अब अभी आपने देखा कि अगर मैं किसी भी लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उसमें एक टॉर्क लगता है। ठीक, और टॉर्क लगेगा तो रोटेट होगा लूप। अगर वो लूप रोटेट हो रहा है तो उसके कारण अगर मैं लूप के साथ ही एक निडल लगा दूं, ठीक है, तो निडल भी रोटेट होगा ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है आपका, एसी करंट या डीसी करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर करता है। वो सब छोड़िए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको सिर्फ याद रखिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखूं तो उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है। इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। ठीक है, टॉर्क डेवलप होगा तो लूप आपका रोटेट होगा, लूप रोटेट होगा तो उसी लूप से हमने क्या लगा के रखा हुआ, नीडल, तो नीडल भी रोटेट होगा। और इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, तो इसकी खासियत ये है कि आपके ये एसी को भी मेजर कर सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को। ठीक, तो इसके एडवांटेजेस लिख लीजिए कि किसको मेजर कर सकता है आपका, एसी को भी मेजर। वर्किंग प्रिंसिपल लिखे पहले, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये एसी को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, टॉर्क अभी आपने क्या लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू लिखा था एम बी साइन थीटा, है ना। तो मैं यहाँ पे एम बी साइन अल्फा मान लेता, अल्फा मान लिया मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। अच्छा, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि एक लूप है, मान लीजिए ये आपका लूप था, करंट कैरिंग लूप ये। ठीक है, अब इसमें करंट आया, करंट आया, ऐसे जा रहा है लूप में करंट, ये। ठीक है, अब इसमें करंट आया तो ये करंट कैरिंग लूप क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसमें टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगा, तो ये आपका टॉर्क के कारण क्या वो रोटेट हुआ। ठीक, अब ये आपका टॉर्क के कारण रोटेट होगा, तो खुद ये बताइए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए निडल लगा के रखा हुआ, तो ये टॉर्क के कारण रोटेट हो रहा है तो इसके कारण निडल भी आपका रोटेट होगा। तो वो बताएगा कि हाँ, कि करंट कहाँ से कहाँ आपका फ्लो किया। ठीक, कितनी वैल्यू, कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो की। अब इधर एक ध्यान देने वाली बात है, आपको खुद लॉजिक से बताइए, मान लीजिए कि आपने कहा कि करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया तो टॉर्क डेवलप हुआ, या आपका रोटेट हो गया, तो रोटेट होके ये कहीं पे रुकना चाहिए ना। अगर हम्म, क्या कहूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक रोड है, ठीक, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं मान रहा मैं, ठीक है, आपने क्या किया, उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो वो तो कंटिन्यूसली जिंदगी भर मूव करता रहेगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, बिल्कुल आइडियल केस में। ठीक, वैसे मैंने कहा कि इस लूप को अगर आपने टॉर्क दे दिया तो ये तो रोटेट ही करता रहेगा ना, ये रुकेगा क्यों। ठीक है, तो इसको तो कहीं पर कहीं ना रुकना पड़ेगा ना, तभी तुम्हें को पता चलेगा कि हाँ, इतनी करंट फ्लो कर रही है, तो रुकेगा क्यों। restoring force development. हाँ, जैसे स्प्रिंग में हम लोग बात करते थे कि स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो किसी न किसी पोजीशन पे जाके वो रुक जाता है, तो वहां पे हम लोग कहते थे स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो हम लोग कहते थे कि जो भी फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, के एक्स। ठीक, उसी तरीके से जो यहाँ पे कोई भी चीज रोटेट होती है तो यहाँ पे हम लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट।
बस एक वर्ड लिख दिया टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे स्प्रिंग में हम लोग स्प्रिंग की चीजों को याद रखें, यहाँ पे वो चीजें समझ में आ जाएंगी। स्प्रिंग में हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। वैसे यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा तो ये ट्विस्ट होगा ना, ट्विस्ट होगा तो इसमें कांस्टेंट आएगा। वो कहेगा कि जैसे मैं अपने हाथ को मोड़ू, इतना ही मुड़ेगा। और मैंने कहा कि और ज्यादा फोर्स लगाया तो और ज्यादा मुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं स्प्रिंग पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि वो 1 सेंटीमीटर एलोंगेट करे। अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर एलोंगेट करे, ठीक है। तो ये कितना एलोंगेशन कर रहा है ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग पे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना रोटेट करेगा, ये डिपेंड करता है करंट पे, कितना करंट फ्लो किया, ठीक है। क्योंकि आपका ये टॉर्क किसके कारण डेवलप हो रहा है, टॉर्क डेवलप हो रहा है करंट के कारण। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, मतलब उतना ज्यादा रोटेट करेगा। Deflection. हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो टॉर्क होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी इंटू थीटा। जैसे स्प्रिंग फोर्स में लिखते हैं 20 न्यूटन इज इक्वल टू के इंटू एक्स, वैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये एम बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। थीटा का मतलब कितना वो रोटेट हुआ है। टॉर्जनल वहां पे एक्स लिखते थे क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा था, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ। और सी क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट, जैसे वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट था। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, ये आपने लिखा आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट, बी इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी थीटा डिवाइडेड बाई ए बी साइन अल्फा। मैं वैसे लिख देता हूँ, थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन होता है, मैथ से और कुछ नहीं है। हम्म, आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा तुरंत। ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे को थियोरी वाला एक क्वेश्चन बताना है जो एग्जाम में पूछा गया था। ये मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए, जो भी मानना है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा है, इसके कारण जो भी ये रोटेट हो रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है और ये जितना ट्विस्ट हो रहा है वो जो थीटा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब इमेजिन कीजिएगा, मैं उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहा। अल्फा इज इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, यहाँ से थ्योरी पूछी जाती है, मैं उसी थ्योरी वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सी थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं सेंसिटिविटी। अगर मैं सी को कहूँ, ये वाला जो पार्ट है सी, ये क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दिया होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक। थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। और ए क्या है, एरिया। एरिया ऑफ लूप तो कांस्टेंट होगा ना, एक बार अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बना दिया तो लूप का एरिया चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू के इंटू थीटा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ये तो होता है। जितना ज्यादा करंट होगा निडल उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, तो बताएगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही है सर्किट में। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा थ्योरी के लिए। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि करंट छोटे से छोटा अमाउंट का भी करंट फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर उसको सेंस करके बता दे कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। हाईली सेंसिबल का मतलब यही होगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं
सेंस कर ले, इसका मतलब मेरे को डिफ्लेक्शन मिले, है ना, मतलब कि नीडल अपना डिफ्लेक्ट कर जाए। Yes, sir. सेंस करने का मतलब यही हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू देखूं, तो थीटा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इस वाले से आई इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। थीटा तो बहुत ही स्मॉल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो आपने कहा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ए बी डिवाइडेड बाई सी। मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी सेंस करेगा। ठीक, अब बताइए इसके लिए एरिया ऑफ लूप ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ताकि ये सेंसिटिविटी इसकी हाई हो। So ज़्यादा होना चाहिए. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एरिया ऑफ लूप इंक्रीज करूंगा तो सेंसिटिविटी भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये थियरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। If area of loop increases, then sensitivity is also increase. अगर टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को मैं डिक्रीज करूं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में। क्लियर है? हम्म। अब हम लोग आते हैं, सेम चीजें, सेम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में। वो कौन सा पार्ट है, जो याद कीजिए, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एट अ जनरल पॉइंट। याद है, 3 केस किए थे। उसके बाद हमने डाइपोल को रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। सेम चीजें हमें पढ़नी है शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया है, तो मैं कंपैरिजन लिखता जाता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता था माइनस से प्लस की तरफ, और ये होता था आपका क्यू इंटू एल। उसी तरीके से अगर ये आपका बार मैग्नेट है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस एम प्लस एम पोल स्ट्रेंथ, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जब आपका सिंगल चार्ज पार्टिकल होता है, अगर सिंगल क्यू चार्ज है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो पता है ना, अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ है यहाँ पे, नॉर्थ कभी भी अकेला नहीं होगा, उसके साथ साउथ जरूर होगा। ठीक, तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सिर्फ मैथमेटिकली समझने के लिए मैंने क्या कहा, कि अगर यहाँ पे m है पोल स्ट्रेंथ, तो इसके कारण r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे k लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे q लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या याद रखना है फॉर्मूले के लिए, k इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। m इज इक्वल टू क्या है, m पोल स्ट्रेंथ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, m पोल स्ट्रेंथ है, मास नहीं है, स्मॉल m।
ठीक। और एक आपका थर्ड है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल है? आपका डाइपोल मोमेंट के। बस आपको इन सब टर्म्स को आपको कोरिलेट करना है। तो जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में पढ़े थे वही सब टर्म्स यहाँ पे भी हैं। ठीक। अब मैं फॉर्मूले लिखते जाता हूँ हर एक केस के बारे में। यहाँ तक नोट कर लिया? Yes. ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा था? ऑन द एक्सिस। एक्सिस वाला फॉर्मूला याद है? एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 हाँ, तो यह आपका क्या है? शॉर्ट बार मैग्नेट है। इसकी वजह से एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में डाइपो मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और वो कितनी होगी? 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो 2k का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p का मतलब कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर है? ऑन इक्वेटोरियल मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉर्मूला क्या होता है? kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये। और ये कितना हो जाएगा? kp म्यू नॉट p मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। थर्ड, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखता था तो टॉर्क कितना होता था? p क्रॉस ई। अब वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रखूं मतलब कि बार मैग्नेट को रखूं तो यहाँ पे आपका टॉर्क कितना होगा? m क्रॉस b। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अच्छा, किसी भी जनरल पॉइंट पे एक रह गया ना। जनरल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे जनरल पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले पॉइंट पे थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? फॉर्मूला क्या था वहाँ पे? Kp by r cube under root 1 plus 3 cos. हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। जनरल पॉइंट पे ये फोर्थ। और फिफ्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? -m.b। वहाँ पे क्या होता था? -p.e। इसको याद रखिएगा, ये जितने फॉर्मूले चार्ट हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और एक दो बार इसी से रिलेटेड पूछा जनरल पॉइंट के लिए। अब बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, सब चीज़ें दी हुई थी। क्लियर है? तुम्हारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, उम्मीद है कल ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यूएशन में लूँगा चैप्टर्स। कल क्या सैटरडे है ना? फ्राइडे। Friday से. अच्छा सॉरी, कल फ्राइडे है। हाँ, तो कल हम लोग पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद EMI, AC और EM वेव्स वो अगले हफ्ते में हो जाएंगे। सर पीछे स्लाइड कर देना सर, एक छूट गया।